अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बाजी पढ़ रहे होंगे। जी स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है, मैं आपको वर्ड टू वर्ड लर्निंग में खुशामदीद कहती हूँ। जी स्टूडेंट्स, अब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन था, स्पाइनल कॉर्ड था, उसको हमने डिटेल में पढ़ लिया है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं आपको आसान अल्फाज में समझा सकूं। ठीक हो गया। ये देखें, ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, जिसमें आपका ब्रेन और आपकी स्पाइनल कॉर्ड थी। ये अभी तक हमने सिर्फ ये डिटेल में पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल जो पेरिफेरी में है, ये पेरिफेरी है, ठीक है, साइडों वाले एरियाज़, ये पेरिफेरी है सारी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपको पता है कहाँ, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है, ये बात हमने की थी। नर्व्स पे मुश्तमिल होता है और गैंग्लिया पे मुश्तमिल होता है। नर्व्स और गैंग्लिया, ये दो चीज़ें होती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है वो ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से ही तो अराइज हो रहा होता है, यहीं से तो ये नर्व्स निकल रही हैं, याद है आपको। और वो नर्व्स जो कि ब्रेन से निकलती थी उनको हमने कहा था क्रेनियल नर्व्स, ये वाली देखे नज़र आ रही हैं आपको। और वो नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, ये वाली सारी, इनको हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स, याद है आपको। हमने पढ़ा था स्पाइनल नर्व्स मिक्स्ड नर्व्स होती हैं, और स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व्स, और ये कितनी होती हैं, 31 पेयर्स होते हैं। चीज़ें बार बार रिवाइज करते रहा करें ताकि चीज़ें याद रहें आपको, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में? दो चीज़ें हैं, नर्व्स हैं, गैंग्लिया हैं। क्या मतलब, मैं एक बार दोबारा आपको समझा देती हूँ। वैसे तो बात मैंने आपको डिटेल में पढ़ाई हुई है, लेकिन आखिरी बार हम इसके बारे में दोबारा बात कर लेते हैं। अगर आपकी फिर भी कोई मिसकंसेप्शन होगी या कोई समझ चीज़ नहीं आ रही, वो यहाँ पे दूर हो जाएगी। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा पर्सन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। आपको पता है यहाँ पे ब्रेन होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ गया। अब हमने इनकी बात नहीं करनी, हमने बात करनी है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है तो ये भी न्यूरॉन्स पे मुश्तमिल है। किसकी? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। चूँकि नर्वस सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम हो, बेशक वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, बेशक वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, होना उसमें न्यूरॉन्स नहीं है, न्यूरॉन्स ने ही उसको बनाना है। अब यहाँ पे भी न्यूरॉन्स ही होंगे जो उसको बना रहे हैं। मैं न्यूरॉन्स बना लेते हैं यहाँ पे, ये देखें, ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं ना। न्यूरॉन्स का कैसा स्ट्रक्चर होता है? एक न्यूरॉन, ये उसकी सेल बॉडी और डेंड्राइट होते हैं, और ये एक्सोन होता है, ऐसे ही होता है ना। ये उसकी सेल बॉडी और डेंड्राइट, और ऐसे करके उससे एक्सोन निकल रहा होता है। तो मैं वही न्यूरॉन यहाँ पे बना रही हूँ, छोटे छोटे, ठीक हो गया। ये उसकी सेल बॉडी और डेंड्राइट, और ये एक्सोन, इसी तरीके से ये सेल बॉडी और ये एक्सोन, ये सेल बॉडी, ये एक्सोन। ये अब हज़ारों न्यूरॉन्स ऐसे पड़े होंगे इकट्ठे, क्योंकि आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर कितने न्यूरॉन्स हैं। ब्रेन में ही बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, तो ये यहाँ पे भी सारे बहुत हज़ारों न्यूरॉन्स फैले हुए हैं, ठीक हो गया। अब ये न्यूरॉन एक एक तो मौजूद नहीं है, बंडल्स की सूरत में मौजूद होते हैं। तो ये न्यूरॉन्स भी इसी तरीके से बंडल्स की सूरत में पड़े हुए हैं, लेकिन मैंने कुछ न्यूरॉन्स आपको बना के दिखा दिए। अब ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, ये मैंने आपको पहले बात डिटेल करवाई हुई है नर्व्स वाले टॉपिक में, ठीक है। फिर भी नहीं समझ आई तो दोबारा पढ़ लेते हैं। अब ये वाले जो न्यूरॉन होते हैं, ये वाले जो सारे ये जो एक न्यूरॉन है, नर्व सेल है, ये उसके सारे एक्सोन्स हैं, ठीक है। ये एक्सोन सारे बंडल की सूरत में पड़े हुए हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ये मैं दिखा दूँ आपको। ये देखें, ये आप इनके एक्सोन समझ लें और ये ऊपर वाली सेल बॉडी समझ लें। तो ये जो एक्सोन्स का सारा बंडल आ रहा है, इसको नर्व कहते हैं, यही नर्व है, बंडल ऑफ एक्सोन, ठीक। और इसी तरीके से ये जो सेल बॉडीज़ है ना, इनका जो ये दो तीनों देखो आपस में इकट्ठी पड़ी हुई हैं ऐसे, ठीक है। तो ये जो इकट्ठी पड़ी हुई हैं, ग्रुप की सूरत में पड़ी हुई हैं, तो इसको मैं गैंग्लियन कह दूँगी। ये एक गैंग्लियन है, ठीक हो गया। इसको भी एक कवरिंग से कवर किया गया है, इसको भी एक कवरिंग से कवर किया गया ताकि इकट्ठे रहें, सही हो गया। तो इसी तरीके से इसके इर्द गिर्द भी एक कवरिंग है, इसके इर्द गिर्द भी एक कवरिंग हुई है ताकि इकट्ठे रहें। तो इसका ये जो बंडल है, ये जो एक्सोन्स का बंडल है, इसको कहते हैं नर्व। क्या है? ये जो एक्सोन का बंडल है, इसको नर्व कहते हैं, ठीक हो गया। और ये जो सेल बॉडीज़ का बंडल है, सेल बॉडीज़ के ग्रुप है, इसको कहते हैं गैंग्लिया, ठीक। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो ही चीज़ें आपको मिलेंगी, एक नर्व मिलेंगे, एक गैंग्लिया मिलेंगे। यही सारा इसी तरीके से सारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना होगा ऐसे करके, ठीक हो गया। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किस चीज़ में मुश्तमिल है? नर्व्स में मुश्तमिल है, और नर्व्स के गैंग्लिया मैंने आपको बता दिया, पीछे हमने साइड बॉक्स में भी पढ़ा था गैंग्लिया क्या होता है। नर्व्स को भी हमने डिटेल में नर्व्स वाले टॉपिक में पढ़ा हुआ है। तो वो कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये सारी नर्व्स आती हैं, जो बंडल ऑफ एक्सोन्स है वो नर्व है, और ये जो सारी की सारी सेल बॉडीज़ आपस में मिली हुई हैं, सेल बॉडीज़ इकट्ठी पड़ी हुई हैं, और इनके इर्द गिर्द कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग आ गई है ताकि इनको जोड़ के रखा जाए, वो हमारे पास गैंग्लिया है, ठीक हो गया। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर दो ही चीज़ें हैं, नर्व्स हैं और गैंग्लिया हैं। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर ये जो नर्व्स हैं, कितनी नर्व्स हैं, ये हमने पहले भी डिटेल में बात कर ली है। स्पाइनल जो ब्रेन से अराइज होती हैं उनको कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, ठीक। और जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रही हैं, ये वाली सारी, ये स्पाइनल नर्व्स हैं। स्पाइनल नर्व्स कितनी है? 31 पेयर्स। क्रेनियल नर्व्स कितनी है? 12 पेयर्स, बस।
देखें 12 पेयर्स हैं क्रेनियल नर्व्स के और स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर्स हैं। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया था कि जो ब्रेन से राइज होती हैं ये वाली, ये जो जिनको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, ये क्रेनियल नर्व्स कुछ सेंसरी होंगी और कुछ मोटर होंगी। ठीक हो गया। लेकिन ये जो स्पाइनल कॉर्ड से राइज हो रही है ना, स्पाइनल कॉर्ड, इससे ये जो सारी मैं ग्रीन ग्रीन वाली बना रही हूँ, ये सारी स्पाइनल नर्व्स हैं। ये स्पाइनल नर्व्स अलबत्ता सारी की सारी मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। मिक्स्ड नर्व्स का मतलब है कि इनके अंदर ये जो नर्व होंगी, ये जाहिर सी बात है बंडल ऑफ एक्सोन्स होंगी। तो ये जो एक्सोन्स हैं, सेंसिटिव न्यूरॉन के एक्सोन भी हैं, मोटर न्यूरॉन के एक्सोन भी हैं। ये मतलब है, वो कह रहा है क्रेनियल नर्व्स की पहले बात कर रहा है कि कुछ क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं, वही क्रेनियल नर्व्स जो कि ब्रेन से राइज कर रही हैं, वो क्रेनियल नर्व्स होती हैं। ठीक है, वो क्रेनियल नर्व्स कुछ सेंसरी हैं। सेंसरी का मतलब है उनके अंदर सिर्फ सेंसरी एक्सोन है, कुछ मोटर है, कुछ मिक्स्ड हैं। ठीक हो गया, तीनों तरह की हैं। लेकिन जो स्पाइनल नर्व्स है ना, वो सारी की सारी मिक्स्ड हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रही हैं स्पाइनल नर्व्स, ये सारी की सारी मिक्स्ड हैं। मतलब कि इनके अंदर एक्सोन सेंसरी न्यूरॉन वाले भी हैं और मोटर न्यूरॉन वाले भी हैं, दोनों हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी जब स्पाइनल कॉर्ड पढ़ा था, तभी मैंने आपको बताई थी। देखें स्पाइनल नर्व है और उसमें दोनों नज़र आ रहे हैं आपको एक्सोन, पिंक वाला भी और ब्लू वाला भी। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन वाला भी, मोटर न्यूरॉन वाला भी। इसलिए वो कह रहा है कि मिक्स्ड होती हैं। अच्छा, अब वो कह रहा है कि ये आप देखेंगे ना, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। यही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है सारा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें थी, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, ब्रेन से कौन निकलती हैं? क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं। स्पाइनल कॉर्ड से क्या निकलती हैं? स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। बिल्कुल सही बात है, ब्रेन से निकलती हैं क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं स्पाइनल नर्व्स। अब वो कहता है कि ये जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं और ये जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं, दोनों इन्होंने दो रास्ते बनाने हैं, सेंसिटिव पाथवे, मोटर पाथवे। क्या मतलब जी स्टूडेंट्स, उन्होंने लिखा हुआ है कि क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स ने क्या करना है, दो पाथवेज बनाने हैं, सेंसिटिव पाथवे, मोटर पाथवे। सेंसिटिव पाथवे क्या होता है, मोटर पाथवे क्या होता है, वो मैं आपको डिटेल में समझा देती हूँ। जी स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये आपका हाथ है। ठीक है, आपके इस हाथ के ऊपर एक कॉकरोच बैठ गया, या सपोज कर लो एक मच्छर बैठ गया, मॉस्किटो, चलो मच्छर बैठ गया। ठीक है, ये खूबसूरत सा एक मच्छर मैंने बना लिया, मच्छर बनाने की कोशिश की है मैंने। ठीक है, ये मॉस्किटो बैठ गया। अब ये जो मॉस्किटो जब आपके हाथ के ऊपर बैठा, तो आपके हाथ के ऊपर मैंने आपको बताया था यहाँ पे टच रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे ये टच रिसेप्टर्स मौजूद हैं। वो क्या है, सेल्स हैं बस। ठीक है, ऐसे सेल्स हैं जिन्होंने क्या करना है, टच के स्टिमुलस को रिसीव करना है, इसलिए इनको टच रिसेप्टर्स कहते हैं। अब ये टच रिसेप्टर्स, जब ये यहाँ पे बैठा मॉस्किटो, मच्छर यहाँ पे बैठा, तो आपके टच रिसेप्टर एक्टिव हो गए कि कोई चीज़, किसी चीज़ ने मुझे टच किया है। अब यहाँ पे जैसे ही एक्टिव हुए ना, तो यहीं पे हमारे न्यूरॉन बैठे हुए हैं। कौन से, सेंसिटिव न्यूरॉन। पता है ना आपको, सेंसिटिव न्यूरॉन यहाँ पे मौजूद हैं। अब यहाँ पे एक सेंसिटिव न्यूरॉन मैं बना लेती हूँ। ठीक है, सपोज कर लें ये आपका सेंसिटिव न्यूरॉन है, ये वाला। ठीक हो गया, ये सेंसिटिव न्यूरॉन है, उसके डेंड्राइट है। अब इसने इन्फॉर्मेशन टच रिसेप्टर ने सेंसिटिव न्यूरॉन को दी। इस सेंसिटिव न्यूरॉन ने ये सेंसिटिव न्यूरॉन जा रहा है, इसने इन्फॉर्मेशन ले जानी, किसके पास ले जानी है, इसे जाके इन्फॉर्मेशन दे देनी है ब्रेन को। ठीक हो गया, ब्रेन के पास इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। अब ये जो न्यूरॉन है, आपको पता है सेंसिटिव न्यूरॉन है। ठीक, जो इन्फॉर्मेशन लेकर जाता है ब्रेन तक, उसको सेंसिटिव न्यूरॉन कहते हैं। किससे इन्फॉर्मेशन इसने पकड़ी है, रिसेप्टर से। इसने ये रिसेप्टर्स हमारे, ठीक हो गया, टच रिसेप्टर्स हैं। तो इसने क्या किया, ये जो मेरा खूबसूरत सा सेंसिटिव न्यूरॉन है, इसने टच रिसेप्टर से इन्फॉर्मेशन ली। कौन सी, टच वाली इन्फॉर्मेशन, और इसको इसने ले जाना है। जी स्टूडेंट्स, ये वाला जो पाथवे है, इसको कहते हैं सेंसरी पाथवे। क्यों? क्योंकि ये जो पाथवे है, इस पाथवे के ज़रिए से सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव न्यूरॉन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लेकर जा रहा है, कहाँ तक, ब्रेन तक, CNS तक। ठीक हो गया। अब क्या होगा, ब्रेन ने इस इन्फॉर्मेशन की जांच पड़ताल की, इसको एनालाइज़ किया, इसका तज्जिया किया और देखा, अच्छा ये तो एक मतलब मॉस्किटो है, मच्छर है, हार्मफुल चीज़ है, ये नुकसानदेह चीज़ है, काट सकता है, इसकी वजह से बीमारियाँ हो सकती हैं। ये ब्रेन को पता है, ब्रेन की पुरानी फाइल्स के अंदर ये इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है कि ऐसा होता है। ठीक हो गया। अब ब्रेन ने फ़ौरन वो इन्फॉर्मेशन देनी है, किसको देनी है, एक और न्यूरॉन को। उस न्यूरॉन का क्या नाम है, उसको कहते हैं मोटर न्यूरॉन। ठीक हो गया, ये मोटर न्यूरॉन है। ब्रेन के अंदर कौन से न्यूरॉन्स होते हैं, इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, ये आपको पता है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, ब्रेन के अंदर इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। उन इंटर न्यूरॉन्स ने क्या करना है, वो इन्फॉर्मेशन दे दी एक और न्यूरॉन को, जिसको मोटर न्यूरॉन कहते हैं। ठीक, अब वो मोटर न्यूरॉन आएगा,
इन्फॉर्मेशन ला रहा है ये इन्फॉर्मेशन, और लाएगा और ला के किसको दे देगा, अफेक्टर को दे देगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये वाला जो हमारा पाथवे है जिसके ज़रिए से इन्फॉर्मेशन वापस आ रही है किससे, CNS से, इस पाथवे को कहते हैं मोटर पाथवे। ठीक हो गया, ये बात आपने याद रखनी है। जी स्टूडेंट्स, अभी जो मोटर पाथवे है इसने इन्फॉर्मेशन वापस लेकर आनी है। आपको पता है मोटर पाथवे किसके पास इन्फॉर्मेशन लेके आता है, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन के ज़रिए से इन्फॉर्मेशन आ रही है ना, और ये जो रास्ता है इसको कहते हैं मोटर पाथवे। ठीक हो गया। अब ये जो मोटर न्यूरॉन है इसने इन्फॉर्मेशन लेके आनी, किसके पास इन्फॉर्मेशन लेके आनी, अफेक्टर के पास। याद है आपको, किसके पास इन्फॉर्मेशन लेके आनी, इसने अफेक्टर के पास। ठीक हो गया। अब ये जो अफेक्टर्स होते हैं दो तरह के होते हैं, या अफेक्टर्स आपके मसल्स होते हैं, ये बात आपको पता है, या आपके ग्लैंड्स होते हैं। बात हमने चैप्टर नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 1 कह रही हूँ, इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 1 में मैंने डिटेल में आपको पढ़ाई थी। ये देखें, अफेक्टर या मसल्स होते हैं या ग्लैंड्स होते हैं। ठीक हो गया। इन नर्वस कोऑर्डिनेशन, और अभी मैं नर्वस कोऑर्डिनेशन ही पढ़ रही हूँ, तो इन नर्वस कोऑर्डिनेशन में आपके अफेक्टर्स या मसल्स होते हैं या ग्लैंड्स होते हैं। ठीक हो गया। या मेरे मसल्स अफेक्टर्स हैं या ग्लैंड्स अफेक्टर हैं। ठीक हो गया। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो मैंने आपको मॉस्किटो वाली दी, जो आपका अफेक्टर होगा वो मसल्स होगा। ठीक है। अब मसल के पास पैगाम जाएगा, मसल ने क्या करना है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करना है, और कॉन्ट्रैक्ट करके आपके हाथ के मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ऐसे करके आप मच्छर को मार दोगे या मच्छर को आप पीछे कर दोगे, हटा दोगे। सही हो गया। तो ये आपने अपना रिस्पॉन्स दे दिया। ठीक हो गया। तो ये आपके दो तरह के पाथवे होते हैं, देखें। ठीक है। सेंसिटिव पाथवे होता है, मोटर पाथवे होता है। ठीक। अच्छा, अब ये जो सेंसिटिव और मोटर पाथवे क्या है, सेंसिटिव पाथवे क्या होता है, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, इसने इन्फॉर्मेशन लेनी है। इम्पल्सिस का मतलब इन्फॉर्मेशन ही होता है, सिग्नल ही होता है, वो इसने लेने हैं। इस सेंसिटिव पाथवे ने कहाँ से लिए, रिसेप्टर से लिए। ठीक हो गया। और जाके इन्फॉर्मेशन कहाँ पे दी, आपके ब्रेन को दी, मतलब CNS को दी। ऐसे ही है ना। तो वही बात उसने लिखी हुई है कि सेंसिटिव पाथवे ने इन्फॉर्मेशन लेकर जानी है रिसेप्टर से और जाके CNS को दे देनी है। रिसेप्टर से इन्फॉर्मेशन लेके जानी है और जाके आपके CNS को दे देनी है। अब ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरा हमारा पास पाथवे है मोटर पाथवे। वो पाथवे जो इन्फॉर्मेशन CNS से वापस लेकर आ रहा है। किसकी तरफ वापस लेकर आ रहा है, अफेक्टर की तरफ वापस लेकर आ रहा है। ये बात हमने पढ़ी हुई है ना। ये देखिए, फिर क्या होता है, कोऑर्डिनेटर से, ये कोऑर्डिनेटर था आपका ब्रेन, है ना। यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेकर आनी होती है, किसने लेकर आनी होती है, मोटर न्यूरॉन ने। ये मोटर न्यूरॉन है। मोटर न्यूरॉन आएगा इन्फॉर्मेशन लेके आएगा, किसकी तरफ लेकर आएगा, अफेक्टर की तरफ इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा। ये देखें, वही लिखा हुआ है इन्होंने, इन्फॉर्मेशन अफेक्टर की तरफ लेकर आएगा। और किसके ज़रिए से इन्फॉर्मेशन आ रही है, मोटर न्यूरॉन के ज़रिए से आ रही है। तो यहाँ पे मैं आपको मोटर न्यूरॉन लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। सही हो गया। अच्छा, अब यहाँ से बात आगे शुरू होती है। अभी जो मोटर न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन लेकर आया, अफेक्टर की तरफ लेकर आया, ये अफेक्टर दो तरह के होते हैं, या अफेक्टर आपके मसल्स होते हैं या आपके ग्लैंड्स होते हैं। ठीक हो गया। अब मसल्स भी 3 तरह के मसल्स हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है, आपको मैंने बहुत बार अपने लेक्चर्स में बताया है। 3 तरह के मसल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप मुझे खुद बताएं रिकॉल करके। या तो स्केलेटल मसल्स होते हैं। स्केलेटल मसल वो मसल्स होते हैं जो आपके कंट्रोल में हैं। जिस तरह मेरे सारे मसल्स मेरे हाथ में, मैं अपनी मर्ज़ी से कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, स्केलेटल मसल है। मेरी टंग, ज़ुबान के अंदर जो मसल्स है ना, वो भी स्केलेटल मसल हैं, क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी से बोल रही हूँ। जब मेरा दिल चाहेगा मैं बोलूँगी, इधर नहीं दिल चाहेगा नहीं बोलूँगी, ऐसे ही होता है ना। इसी तरीके से मेरी टांगों में जो सारे मसल्स लगे हुए हैं स्केलेटल मसल्स हैं। क्यों? क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी से चलती हूँ। मतलब मेरा दिल करेगा तो मैं आगे चल के चली जाऊँगी, नहीं दिल करेगा तो बैठी रहूँगी, ऐसे ही होगा ना। तो ये स्केलेटल मसल है जो आपके कंट्रोल में है। दूसरा हमारे पास मसल की टाइप होती है स्मूथ मसल। याद करें हमने कहाँ पे पढ़े थे स्मूथ मसल, ये हमने पढ़े थे एलिमेंट्री कैनाल की वॉल के अंदर। याद है आपको? ये आपकी सारी एलिमेंट्री कैनाल चैप्टर नंबर 1 में हमने डिटेल में पढ़ी। ये देखें, उसके वॉल के अंदर सारे आपके स्मूथ मसल्स थे। कहाँ पे चला गया ये? यहाँ पे सारे आपको याद है स्मूथ मसल्स लगे होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी सारे स्मूथ मसल हैं, स्टमक के अंदर सारे स्मूथ मसल हैं। ये वो मसल्स हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं, आपके इख्तियार में नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से ऐसे करोगे कि आप, अब मेरा दिल कर रहा है चलो मैं स्टमक को कॉन्ट्रैक्ट करवा देती हूँ, नहीं। मेरा दिल कर रहा है चलो लार्ज इंटेस्टाइन तुम कॉन्ट्रैक्ट करो, ऐसा होता है? नहीं होता। ये मेरे इख्तियार में बिल्कुल नहीं है। ठीक है। तो वो स्मूथ मसल्स होते हैं। तीसरे मसल्स होते हैं कार्डिक मसल्स। ये वो मसल्स होते हैं जो आपके हार्ट के अंदर मौजूद होते हैं। जब हमने हार्ट का टॉपिक पढ़ा, डिटेल में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कार्डिक मसल्स के बारे में। ठीक। और एक ग्लैंड्स होते हैं। तो कितनी तरह के फैक्टर्स हुए? 1 2 3 4, 4 तरह के फैक्टर्स हो गए। ठीक हो गया। अब इसकी बुनियाद पे हमने ये जो मोटर पाथवे है इसको मज़ीद कैटेगराइज़ किया है। ठीक हो गया। मोटर पाथवे क्या है? जिसने इन्फॉर्मेशन वापस लेकर आनी है। अब ये जो पाथवे इन्फॉर्मेशन वापस लेकर आ रहा है डिपेंड करता है कि ये इन्फॉर्मेशन किसकी तरफ आ रही है। ठीक है। तो मोटर पाथवे को मैंने
जी स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया कि इसमें से मेरे इख्तियार में कौन से हैं, स्केलेटल मसल। ये मेरे वॉलंटरी कंट्रोल में है। वॉलंटरी कंट्रोल का मतलब है अंडर माय, मेरी मर्ज़ी के मुताबिक मैं इनको कॉन्ट्रैक्ट करवाती हूँ। सही हो गया, मेरा दिल करेगा मैं इनको कॉन्ट्रैक्ट करवा लूँगी मर्ज़ी के मुताबिक, ठीक है। मेरा दिल करेगा मैं इनको नहीं कॉन्ट्रैक्ट करवा सकती, ठीक। तो ये मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हैं, ये अंडर वॉलंटरी कंट्रोल है, मेरी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक है स्केलेटल मसल। बाकी स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, ग्लैंड्स, ये मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है, ठीक हो गया। तो इस बुनियाद पे मैंने ये जो मोटर पाथवे है इसको दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। कैसे डिवाइड किया है ये मैं अभी आपको समझाती हूँ, देखिए। जी स्टूडेंट्स, डिपेंड करता है कि जो मोटर पाथवे है ये वाला जो वापस आ रहा था इन्फॉर्मेशन लेकर, किसकी तरफ आ रहा है, इन्फॉर्मेशन लेकर अफेक्टर की तरफ। अब ये कौन किस अफेक्टर, मैंने आपको बताया कितनी तरह के फैक्टर हैं, 4 तरह के, 1 2 3 4, 4 तरह के फैक्टर्स हैं, ठीक है। इस बुनियाद पे कि जो मोटर पाथवे आ रहा है ये किस अफेक्टर की तरफ आ रहा है, मतलब किस वाले पार्ट की तरफ आ रहा है इन चारों में से, ठीक है, उसके बुनियाद पे मैंने मोटर पाथवे को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अगर तो मोटर पाथवे उस पार्ट की तरफ आ रहा है जो मेरे कंट्रोल में है, मेरे वॉलंटरी कंट्रोल में है, तो उस पाथवे को कहेंगे ये ऐसा मोटर पाथवे है जो मेरे उन बॉडी पार्ट की तरफ आ रहा है जो मेरे वॉलंटरी कंट्रोल में है, मतलब स्केलेटल मसल की तरफ आ रहा है, तो उसको मैं कहूँगी ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है। वो कौन सा नर्वस सिस्टम है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमा का मतलब होता है बॉडी, इसका मतलब है मेरे बॉडी के कंट्रोल में है, ठीक है। ये स्टूडेंट्स, ये वाला मोटर पाथवे ये 4 जगह पे आ सकता है, या यहाँ पे आ सकता है, या यहाँ पे, या इसकी तरफ, या इसकी तरफ। अगर तो ये स्केलेटल मसल्स की तरफ आ रहा है तो स्केलेटल मसल मेरे कंट्रोल में होते हैं, है ना, ऐसे ही मैंने आपको बताया ना। तो इस अगर मोटर पाथवे आपके स्केलेटल मसल्स की तरफ आ रहा है, 2 स्केलेटल मसल्स, ठीक है, स्केलेटल मसल्स की तरफ इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है, तो मैं कहूँगी ये ऐसा मोटर पाथवे है, जो इस मोटर पाथवे को मैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहूँगी। इसी तरीके से अगर मेरा मोटर पाथवे इन वाले पार्ट्स की तरफ आ रहा है, स्मूथ मसल की तरफ आ रहा है, कार्डियक मसल की तरफ आ रहा है, ग्लैंड की तरफ आ रहा है, तो ये तीनों चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे इख्तियार में नहीं है। मैं अपनी मर्ज़ी से स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा सकती, मैं अपनी मर्ज़ी से कार्डियक मसल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा सकती जो हार्ट के अंदर मौजूद है, मैं अपनी मर्ज़ी से ग्लैंड्स को नहीं कह सकती कि ग्लैंड तुम अपनी सिक्रीशन आप डाल दो। मैं आप कहूँ अगर मेरा बैठे बैठे दिल कर रहा है भाई ग्लैंड, ये चलो मैं कह दूँ किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड को कि ग्लैंड तुम ऐसे करो, अब हार्मोन को ब्लड के अंदर डाल दो, तो क्या ग्लैंड मेरी बात मानेगा? नहीं। तो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक ये काम नहीं चल रहे, ठीक हो गया। ना ये मेरी मर्ज़ी के मुताबिक काम कर रहा है, ना ये मेरी मर्ज़ी के मुताबिक काम कर रहा है, और ना ही ये मेरी मर्ज़ी के मुताबिक काम कर रहा है। तो अगर मोटर पाथवे ऐसे ही बॉडी के पार्ट्स की तरफ आ रहा है जो मेरे ऐसे फैक्टर की तरफ आ रहा है, क्योंकि सारे फैक्टर्स हैं ना जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। मतलब किन किन की तरफ आ रहा है, स्मूथ मसल की तरफ आ रहा है, स्मूथ मसल मेरे कंट्रोल में नहीं है, ठीक हो गया। कार्डियक मसल की तरफ आ रहा है, कार्डियक मसल मेरे कंट्रोल में नहीं है, ऐसे ही है ना। और तीसरा मेरे कंट्रोल में क्या है, ग्लैंड्स मेरे कंट्रोल में नहीं है। और अगर ग्लैंड्स की तरफ आ रहा है मोटर पाथवे, तो ये तीनों मेरे कंट्रोल में नहीं थे। तो ऐसे मोटर पाथवे को, ये वाला जो मोटर पाथवे होगा, ठीक है, ऐसे मोटर पाथवे को मैं कहूँगी कि ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है। ऑटोनोमिक का मतलब है ऑटो, अपनी मर्जी से चल रहा है, मेरी मर्जी, इसमें मेरी मर्जी शामिल ही नहीं है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक हो गया। तो आपको क्या समझ आई कि अगर मैं आपको कहती हूँ ये मोटर पाथवे अब आ रहा है मसल्स की तरफ, मेरे हाथ के मसल्स की तरफ आ रहा है, तो ये हाथ के मसल तो मेरे कंट्रोल में है ना, ठीक है। तो हाथ के मसल मेरे कंट्रोल में है, और ये कौन से मसल है, स्केलेटल मसल है। तो इसका मतलब है ये कौन सा है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। आपको समझ आ जाएगी मैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम की बात कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ ये मोटर पाथवे जा रहा है हार्ट की तरफ, यहाँ पे हार्ट है, ठीक, तो आपको समझ आ जाएगी कि ऐसा मोटर पाथवे है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, क्योंकि हार्ट मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो आप कहोगे ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ ये मोटर पाथवे जा रहा है आपके स्टमक की तरफ, ऐसे करके आपका स्टमक है, आपको पता है आपका स्टमक भी आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक हो गया। तो ये जो मोटर पाथवे है, इस मोटर पाथवे को अब मैं कहूँगी ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर ये मोटर पाथवे ग्लैंड्स की तरफ आ रहा है, ग्लैंड मान लो ये किडनी है, किडनी के ऊपर ग्लैंड बैठा हुआ है, इस ग्लैंड की तरफ अगर ये मोटर पाथवे आ रहा है, ये वाला मोटर पाथवे, ठीक है, तो मैं कहूँगी ये भी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, क्योंकि ये भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, ठीक हो गया। तो वो मोटर पाथवे जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उसको मैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहूँगी। तो यही बात उन्होंने आपकी बुक में लिखी हुई है। ये देखें, मोटर पाथवे 2 तरह का होता है, ये डिपेंड करता है कि मोटर पाथवे किसकी तरफ जा रहा है,
अगर तो वो स्केलेटल मसल की तरफ जा रहा है तो ये मेरे इख्तियार में थे, मेरे कंट्रोल में थे, तो इसको मैं कहूँगी सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। अगर मोटर पाथवे कार्डियक मसल की तरफ जा रहा है, स्मूथ मसल की तरफ जा रहा है और ग्लैंड्स की तरफ जा रहा है, ये तीनों मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो इसको मैं कहूँगी ये मोटर पाथवे जो है अब ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है। ठीक हो गया। तो इस तरह इसको आपने अच्छे से समझ लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा लेकिन अच्छे से दोबारा समझेंगे इसको तो ये कुछ भी मुश्किल नहीं है। जी स्टूडेंट्स, अभी जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ना, ये मज़ीद दो तरह का है। ये वाला ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ये मज़ीद दो तरह का होता है। ठीक हो गया। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक, और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। ठीक हो गया। नर्वस सिस्टम NS में लिख रही हूँ बस, नर्वस सिस्टम। अच्छा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है और पैरासिम्पैथेटिक क्या है? अच्छा, अब जब फॉर एग्जांपल वो एग्जांपल ले लेते हैं, ये आप हैं, आप गली में आराम से दौड़ रहे थे, पीछे से एक ही दम चल रहे थे आराम से, ठीक है, मज़े मज़े से टहल रहे थे, पीछे से एक ही दम आपको कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई। ठीक है। अब जब इस डॉग की आपको आवाज़ आई ना, तो अब भागोगे। आपकी बॉडी अब एक एमरजेंसी सूरत हाल में चली गई है। ऐसा हुआ ना कि ये एक एमरजेंसी सिचुएशन आ गई है। ठीक हो गया। तो इस सूरत में जो आपके अंदर नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, इसको कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथी मतलब हमदर्दी होना, सिंपैथी हमदर्दी को कहते हैं ना, किसी के साथ हमदर्दी जिताना। तो इस सूरत में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ है। इस सिस्टम को आपसे हमदर्दी है इसलिए एक्टिवेट हुआ है। क्या हमदर्दी है? कि आपको इस डॉग से बचाया जाए। ठीक हो गया। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम करता है? जब आप आम हालात में होते हैं, जब आप आम हालात में, अब जिस तरह आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, आप बिल्कुल, आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, रेस्ट स्टेट में है, रेस्टिंग स्टेट में, ठीक है, या आप सो रहे हैं तब भी आप रेस्टिंग स्टेट में हैं, तो इस केस में जो आपकी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम काम कर रहा है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। ना ये मेरे कंट्रोल में है, ना ये मेरे कंट्रोल में है, लेकिन अब मैं आराम से आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है। तो ये मेरे अंदर कौन सा काम नर्वस सिस्टम काम कर रहा होगा? पैरासिम्पैथेटिक। सही हो गया। और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिवेट होता है? जब हम कोई इमरजेंसी सूरत हाल में होते हैं, जब आपका रिजल्ट आने वाला है, मान लो इमरजेंसी सिचुएशन है, एक स्ट्रेस वाली सिचुएशन है, आपके पीछे डॉग लग गया, इमरजेंसी एक सूरत हाल है। ठीक हो गया। एक स्ट्रेस सिचुएशन है, तो इस केस में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। तो वही बात इसमें लिखी हुई है, देखें। अब आपका ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ये दो तरह का है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तब काम करेगा, इसने आपकी बॉडी को इमरजेंसी सूरत हाल के लिए तैयार करना है। सही हो गया। मान लो आपके पीछे डॉग लग गया या आपका रिजल्ट आने वाला है, कुछ इस तरह की सूरत हाल। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये आम हालात में काम कर रहा है, इसने आपकी पूरी बॉडी की एक्टिविटी को नॉर्मलाइज करना है, नॉर्मल हालात में काम कर रहा है। सही हो गया। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया, इसको अच्छे से पढ़ लिया, इसको थोड़ा सा डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ये आपने अच्छे से समझ लेना है। ठीक है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या उसने लिखा हुआ है, ये चूँकि मैंने आपको बताया था ये स्केलेटल मसल की तरफ जा रहा है, और स्केलेटल मसल वो होते हैं जो मेरे इख्तियार में है, मेरे कंट्रोल में है। जिस तरह मेरे सारे स्केलेटल मसल मैं अपनी मर्ज़ी से अपने हाथ कॉन्ट्रैक्ट करवा रही हूँ, मेरी मर्ज़ी मैं ऐसे कर लूँ, ऐसे कर लूँ, ऐसे ही है ना। तो ये स्केलेटल मसल्स जो होते हैं ये मेरे इख्तियार में है। तो ये जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है ये कंट्रोल करता है कॉन्शियस एक्शन, वो एक्शन जो मेरे इख्तियार में है, और वॉलंटरी एक्शन जो अंडर माई कंट्रोल, मेरे कंट्रोल में है, जिनको मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। सही हो गया। तो इस तरीके से कुछ मुश्किल नहीं है। दो तरह के पाथवे हैं, सेंसिटिव पाथवे, मोटर पाथवे। ठीक हो गया। मोटर पाथवे मज़ीद दो तरह के हैं, सोमैटिक, ऑटोनोमिक। ऑटोनोमिक मज़ीद दो तरह का है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। और ये क्या क्या काम करते हैं मैंने आपको समझा दिया। इसको बुक से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बुक में क्या लिखा हुआ है। ठीक है। बुक में वो कहता है कि जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड से निकली थी स्पाइनल नर्व्स, और जो ब्रेन से निकली थी क्रेनियल नर्व्स, इन्होंने क्या करना है, दो तरह के पाथवे बनाने हैं। ये देखें, क्रेनियल नर्व ने और स्पाइनल नर्व, इन दोनों ने क्या किया, दो पाथवेज बनाए, सेंसरी पाथवे, मोटर पाथवे। सेंसरी पाथवे वो होता है जिसने इन्फॉर्मेशन लेकर जानी है, पिंक वाला। मोटर पाथवे जिसने इन्फॉर्मेशन वापस लेके आनी है, ब्राउन वाला। सही हो गया। ये मैंने अभी आपको डिटेल में समझा दिया है, वही बात अब ये कर रहा है आगे। ठीक हो गया। अब वो कहता है सेंसिटिव पाथवे क्या करता है, इन्फॉर्मेशन लेके जाता है, कहाँ से, रिसेप्टर से सीएनएस की तरफ, बिल्कुल अभी मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया। और मोटर पाथवे ने क्या करना है, इन्फॉर्मेशन लेकर आनी है, कहाँ से, सीएनएस से। देखिए, मोटर पाथवे इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा है कहाँ से, सीएनएस से, किसकी तरफ, अफेक्टर की तरफ। अफेक्टर की तरफ मोटर पाथवे ने इन्फॉर्मेशन लेके आनी है। ठीक हो गया। अब वो कहता है मोटर पाथवे मज़ीद दो तरह के सिस्टम बना रहा है, वही बात सारी वही बातें इसने लिखी हुई हैं। मोटर पाथवे मज़ीद दो तरह के सिस्टम बना रहा है, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। मतलब कि अगर तो मोटर पाथवे उन बॉडी पार्ट की तरफ जा रहा है जो मेरे कंट्रोल में हैं,
उन बॉडी पार्ट की तरफ अगर जा रहा है जो मेरे कंट्रोल में है, जिस तरह स्केलेटल मसल, ठीक है, तो ऐसे मोटर पाथवे को मैं कहूँगी ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। लेकिन अगर मोटर पाथवे उन बॉडी पार्ट की तरफ जा रहा है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, स्मूथ मसल, कार्डिक मसल, ग्लैंड्स, कोई मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो उस मोटर पाथवे को मैं कहूँगी ये ऐसा मोटर पाथवे है जो कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बना रहा है। ठीक हो गया। वो बात कर रहे हैं, देखिए उसने कहा दो तरह का नर्वस सिस्टम है, सोमैटिक, ऑटोनोमिक। सोमैटिक क्या करता है, इसने आपके कॉन्शियस और वोलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करना है। वही बात, अगर आप ये कर लेते हो ना अच्छे से तो आपका अगला भी तैयार हो जाता है। लेकिन कुछ बातें एक्स्ट्रा ज़रूर लिखी हुई हैं, वो मैं आपको बता दूंगी। वही बात, सोमैटिक नर्वस सिस्टम ने आपका कॉन्शियस और वोलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करना है, वो एक्शन जो आपकी इख्तियार में है, ठीक है, आपकी सोच समझ के मुताबिक हो रहे हैं, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो रहे हैं। वो कहता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम में वो सारे मोटर न्यूरॉन्स आ जाएंगे जो स्केलेटल मसल की तरफ जा रहे हैं। ठीक हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। वो सारे मोटर न्यूरॉन्स आ जाएंगे जो आपके स्केलेटल मसल की तरफ जा रहे हैं। ठीक हो गया, इसी की बात कर, स्केलेटल मसल की तरफ जा रहे हैं। स्केलेटल मसल वो मसल्स होते हैं जो आपके स्केलेटन के साथ अटैच हैं, जिस तरह स्केलेटन मतलब बोन के साथ। तो ये सारे मेरे बॉडी के जो मसल्स आपको ऊपर ऊपर नज़र आ रहे हैं, सारे स्केलेटल मसल्स तो हैं, टांगों पे लगे हुए, मेरे बाजू के ऊपर, हाथ के ऊपर सारे लगे हुए। ठीक हो गया। अच्छा, आगे वो कहता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये उन मोटर न्यूरॉन पे मुश्तमिल है जो मोटर न्यूरॉन जा रहे हैं, किसकी तरफ जा रहे हैं, कार्डियक मसल की तरफ, स्मूथ मसल की तरफ और ग्लैंड की तरफ। वही बात, वो मोटर न्यूरॉन जो स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और ग्लैंड की तरफ जा रहे हैं। ठीक है क्या, वो मोटर न्यूरॉन जो होते हैं वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बना रहे होते हैं। अब वो कहते हैं इट इज़ जनरली विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, मेरे मुताबिक नहीं चल रहा कुछ भी, ना हार्ट मेरे मुताबिक काम कर रहा है, ना ही स्मूथ मसल मेरे मुताबिक काम कर रहे हैं, ना ही ग्लैंड्स मेरी मर्ज़ी से काम कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने काम करना ही करना है। अच्छा, अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम मज़ीद दो तरह का है, वही बात जो उसने लिखी हुई है, वही बात, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम मज़ीद दो तरह का है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। सही हो गया। ठीक, वो कहते हैं सिंपैथेटिक है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। अच्छा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा यहाँ से आपने याद करना है, बाकी बेशक आप सारा ये फ्लो चार्ट याद कर लें। ठीक है, अब ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक यहाँ से याद कर लें, क्योंकि ये बातें थोड़ी मुख्तलिफ हैं यहाँ तक। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम क्या करना है, इसने आपकी बॉडी को एमरजेंसी सूरत हाल के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक हो गया, तो मैंने आपको बता दिया। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ही फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सिंपैथिक नर्वस सिस्टम में मान लो ये डॉग आपके पीछे लगा हुआ है, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस डॉग से झगड़ा करो, फाइट करो, या आप क्या करो, फ्लाइट, भाग जाओ यहाँ से, फ्लाइट, भाग जाना। दो ही आपके पास ऑप्शंस हैं। तो आपकी बॉडी समझती है कि इससे झगड़ा करने की बजाय बेहतर है कि आप यहाँ से भाग जाओ। ठीक हो गया। तो इसी तरीके से अगर कभी आपकी आपके दोस्त से लड़ाई हो जाती है तो उस केस में भी आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो उस केस में आपका फाइट मूड होता है, आप उससे झगड़ा कर रहे हो। ठीक हो गया। लेकिन इस केस में आपके बॉडी के लिए बेहतर है कि आप भाग जाओ। ठीक हो गया। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी कहते हैं, या झगड़ा कर लो या वहाँ से भाग जाओ। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। अच्छा, अब इस सिस्टम में होता क्या क्या है, देखें इस सिस्टम में क्या होगा। फॉर एग्जांपल ये खुद ही सोचें, ये डॉग आपके पीछे लगा हुआ है, अब ये आप हो। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा यहाँ पे बड़ा करके बना देती हूँ। ठीक हो गया। ये आपकी आंखें हैं। सबसे पहले तो क्या किया जाएगा, आपकी जो आंखों के प्यूपल्स है ना, प्यूपल, ये आप आई में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, आंखों में ना प्यूपल्स होते हैं, वो प्यूपल्स छोटे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। ठीक है, उनको डायलेट कर दिया जाएगा। क्यों? ये जो पीपल है ना, इनको डायलेट करने का मकसद है ताकि आपका व्यू इंक्रीज़ करे, आपको चीज़ें सही तरीके से नज़र आएँ। ठीक हो गया। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने क्या किया, एक तो आपका पीपल डायलेट कर दिया, पहली बात है, ताकि आपको सही तरीके से चीज़ें नज़र आएँ। दूसरा, व्यू आपका इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, आपके व्यू में जो जो चीज़ें आपको सही से नज़र आएँ। दूसरा, आपका हार्ट बीट तेज़ हो जाएगा। हार्ट बीट क्यों तेज़ हो जाएगा? क्योंकि इस केस में आपने भागना है। याद करें, इस लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको चीज़ डिटेल में पढ़ाई थी। आपने भागना है, भागने के लिए आपके टांगों के जो मसल्स हैं उनको एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए। ठीक है, और वो एटीपी कैसे आएगी, आपको पता है एटीपी कैसे बनती है, इधर लिख लेते हैं। ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो फिर एटीपी बनती है। ठीक हो गया। तो अब ये जो आपके ये फॉर एग्जांपल आप हैं, ठीक है, ये टांगों पे जो मसल्स लगे हुए हैं, स्केलेटल मसल्स, उन मसल सेल्स को
ग्लूकोज चाहिए, ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए तभी तो ज़्यादा एटीपी बनेगी, ठीक है। और ग्लूकोज किस चीज़ के ज़रिए से आ रही है, ब्लड से आ रही है, तो ज़्यादा ब्लड चाहिए। ब्लड कौन देता है, हार्ट देता है, तो हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर दिया जाएगा ताकि हार्ट बीट, आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी। पहले आपका दिल अगर 1 मिनट में 70 बार धड़क रहा था तो अब 100 बार धड़केगा। क्यों, तो क्योंकि ज़्यादा ब्लड यहाँ पे पंप किया जाए, ज़्यादा ब्लड आएगा, ज़्यादा ग्लूकोज आएगी, क्योंकि ब्लड के अंदर ही तो सारी चीज़ें आ रही हैं, ज़्यादा ऑक्सीजन आएगी, ज़्यादा एटीपी बनेगी, आपको भागने में ज़्यादा मदद मिलेगी, ठीक हो गया। तो आपका हार्ट बीट तेज़ कर दिया जाएगा, आपका ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ कर दिया जाएगा, ज़्यादा सांस लोगे ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन आपको आपके ब्लड में जाए, ज़्यादा ऑक्सीजन होगी तो ज़्यादा एटीपी बनेगी ना, और एटीपी तो चाहिए, एनर्जी तो चाहिए आपको भागने के लिए, सही हो गया। इसलिए और चौथा आपकी डाइजेशन को इनहिबिट कर दिया जाएगा, मतलब जो आपकी फूड डाइजेस्ट हो रही थी डाइजेस्टिव सिस्टम में, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड डाइजेस्ट होने का क्या मतलब है कि खाने के बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ा जा रहा है। ये अब एमरजेंसी सूरत हाल में आप खुद ही सोचो, ये ज़रूरी काम नहीं है, ज़रूरी काम इंसान की जान बचाना है, कि ज़रूरी काम है कि आपका खाना हज़म करने बैठ जाए बॉडी, खुद ही सोचें आप। तो इस सूरत हाल में इसलिए जो आपकी जो एनर्जी, वो एनर्जी जो आपके डाइजेशन के प्रोसेस में लगनी थी, डाइजेशन के प्रोसेस में जिसमें बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है, वो एनर्जी को यहाँ पे लगाने की बजाय कि वहाँ पे ये ज़ाया हो, उस एनर्जी को आप किसी और मकसद के लिए लगा लो, भागने में लगा लो, क्योंकि जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू के खाना हज़म किया जाए, ठीक हो गया। इसलिए आपका डाइजेशन का प्रोसेस इनहिबिट कर दिया जाता है, क्योंकि इस वक्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट सूरत हाल इस शख्स की जान बचाना है, ठीक हो गया। ये हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो गया। दूसरा, जब कोई स्ट्रेस नहीं है आपको, जब आप, जिस तरह मैं आराम से नॉर्मल बैठी हुई हूँ या अब आप आराम से बैठे बस मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, तो आप किसी स्ट्रेस में नहीं है, तो अब आपकी बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम काम कर रहा है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है। वो नॉर्मलाइज करता है आपकी बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ को, ठीक हो गया। इसको हम कहते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम क्या कहते थे, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, झगड़ा करो या भाग जाओ, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, इसको कहते हैं रेस्ट और डाइजेस्ट रिस्पॉन्स। मतलब बंदा रेस्ट कर रहा है आराम से और खाना का हज़म की जा रहा है, क्योंकि और कोई काम ही नहीं है, आराम से बैठा हुआ है, तो बॉडी उसका जो उसकी एनर्जी है वो उसके खाना हज़म करने में लगा रही है कि खाने को चलो डाइजेस्ट कर लिया जाए, ठीक है। डाइजेस्ट करने का तो मतलब आपको पता है ना, चैप्टर नंबर 1 में डिटेल में पढ़ के आए हैं। डाइजेस्ट करना क्या होता है, खाने के बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना, ठीक। तो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को रेस्ट और डाइजेस्ट रिस्पॉन्स भी कहा जाता है। अच्छा, अब पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में क्या होगा, वही पीपल, वो जो आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में इतने बड़े बड़े हो गए थे, फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन है, ठीक है, इसके वो पीपल जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में इतने बड़े बड़े हो गए थे, सॉरी सिंपैथेटिक में जब इमरजेंसी सूरत हाल थी, उनको दोबारा छोटा कर दिया जाएगा, उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, छोटा कर दिया जाएगा, क्योंकि अब ज़रूरी नहीं, अब ज़रूरत ही नहीं है पीपल्स बड़े होने की, ठीक है। तो पीपल्स को आपके जो आंखों के अंदर मौजूद हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, उनको दोबारा उनकी ओरिजिनल जो उनका साइज़ होता है उसमें ले आया जाएगा, छोटे हो जाएंगे। दूसरा, डाइजेशन प्रोमोट, आपकी डाइजेशन होना शुरू हो जाएगी अब, क्योंकि अब आपको और काम ही नहीं कर रहे, आराम से बैठे हुए हो, तो खाने को बॉडी कहती है चलो खाने को हजम कर लेते हैं, ठीक है, खाने को डाइजेस्ट कर लेते हैं। और क्या किया जाता है, जो आपका हार्ट बीट रेट था वो नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। अगर पहले मान लो आपका हार्ट बीट रेट, वही याद है जब आप उसके पीछे डॉग लग गया था तो उसका हार्ट बीट, जो हार्ट रेट था वो कितना चला गया था, 120 तक चला गया था, तो अब उसको दोबारा नॉर्मलाइज़ किया जाएगा 70 तक। तो ये जो सारी एक्टिविटीज़ उस बंदे की नॉर्मल हालात में वापस आ रही हैं, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से आ रही हैं। मतलब कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि जब सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ था तो इस पर्सन के पीपल डायलेट हो गए थे, इसका जो हार्ट रेट था वो बहुत ज़्यादा बीट करना शुरू हो गया था, और इसका ब्रीदिंग रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया था, तेज़ी से ये सांस ले रहा था, यहाँ पे लंग्स बना देते हैं, इसका ब्रीदिंग रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया था, ठीक है, ब्रीदिंग रेट बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था। और क्या हुआ था आप मुझे बताएं, इसकी डाइजेशन का प्रोसेस रोक दिया गया था, ठीक है। तो अगर ये एलिमेंट्री कैनाल हम हल्का सा बना लें, यहाँ पे ये स्टमक है, ठीक है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह, तो डाइजेशन का प्रोसेस जो था वो स्टॉप कर दिया गया था। अब ये तब की सूरत हाल है जब इसके पीछे डॉग लग गया था, जब इसके अंदर सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ था। अब क्या हुआ, वो डॉग पीछे आना बंद हो गया, ठीक है, इसकी जान बच गई। अब ये आराम से जाके एक जगह बैठ गया। जब एक जगह आराम से जाके बैठ जाएगा ना, अब इसकी बॉडी के अंदर जो सिस्टम एक्टिवेट होगा ना वो होगा पैरासिम्पैथेटिक, ठीक। पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, इसकी जो सारी चीज़ें थी ना वो वापस ओरिजिनल में ले आएगा। जिस तरह के जो पीपल डायलेट हुए हैं इनको दोबारा कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा पीपल्स को। पहली बात, हार्ट बीट जो हार्ट रेट इतना ज़्यादा हुआ था उस हार्ट रेट को दोबारा नॉर्मल की तरह वापस ले आएगा, जो कि 70 होता है। और
ब्रीदिंग रेट जिसका इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था, कोई 30-40 तक पहुंच गया था, उसको दोबारा वापस ले आएगा नॉर्मल की तरफ। नॉर्मल कितना होता है 60-20, ठीक है, उसकी तरफ वापस ले आएगा। और इसका जो डाइजेशन का प्रोसेस बेचारे स्टॉप कर दिया गया था, उस डाइजेशन के प्रोसेस को दोबारा प्रमोट कर दिया जाएगा कि डाइजेशन करो भाई, खाना हजम करो। तो ये सारे काम अब इस बंदे के अंदर पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम करेगा। आम हालात में भी ये काम करेगा और उसकी जो सारी चीज़ें ज़्यादा हो गई थी उनको दोबारा नॉर्मल की तरफ वापस लाने का काम भी पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम ही करेगा। वही बात लिखी हुई है कि इसने क्या करना है, नॉर्मलाइज करना है उसकी सारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को। जो बॉडी एक्टिविटीज़ ज़्यादा तेज़ हो गई थी उनको नॉर्मल की तरफ वापस लेकर आना है। कैसे लेकर आना है, उसके पीपल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देना है, उसको कहना है हाँ फूड डाइजेस्ट करो भाई। और उसका जो हार्ट बीट रेट इतना ज़्यादा हो गया था, 120 तक पहुंच गया था, उसको दोबारा 70 तक वापस लेकर आना है। तो ये सारा काम जो है ये आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ने करना है इस पर्सन के अंदर। ठीक हो गया। आम हालात में मेरे अंदर पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम ही काम कर रहा है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, या आप पढ़ रहे हैं, कोई स्ट्रेस में नहीं है अभी आप, या आप सो रहे होते हैं जब, तब भी आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ही काम कर रहा होता है। ये इन्होंने बताया हुआ है। और इसी को हम कहते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट। बंदा रेस्ट में है, आराम से बैठा हुआ है और खाना बस हजम हुई जा रहा है, डाइजेस्ट की जा रहा है खाना। ठीक हो गया, क्योंकि कोई और तो एनर्जी इतनी लग नहीं रही, तो खाने को डाइजेस्ट ही करा लो। तो आगे हम रिफ्लेक्स एक्शन इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे और एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे। उम्मीद है कि अच्छा आपको समझ आया होगा। बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है ये टॉपिक, कोऑर्डिनेशन वाला, नर्वस कोऑर्डिनेशन ख़ास तौर पर। मैंने अपनी कोशिश की कि आपके लिए आसान बनाऊँ। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।